Good morning, student. Today we'll discuss about the next topic of our chapter. In this lecture, we should discuss about the limitation of octet rule. That means incomplete octet of central metal ion, odd electron molecules, expanded octet, and ionic और इलेक्ट्रोवैलिक बॉन्ड. फर्स्टली बेटा लिमिटेशंस के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे कि क्या लिमिटेशन का मतलब ये है कि ऑक्टेट रूल ने हमें ये तो बता दिया कि दो मॉलिक्यूल्स मिलकर सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट पूरा करते हैं. बट बेटा ये कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो ये ऑक्टेट रूल नहीं बता पाया, उसे हम इनका बोलेंगे लिमिटेशन. और मेन क्या था बेटा कि सेकेंड पीरियड के जो जितने भी एलिमेंट्स थे बेटा वो क्या शो करते थे ऑक्टेट रूल. बट जब बेटा हम फर्दर दूसरे पीरियड्स की तरफ मूव करने लग पड़े तो हमारे सामने कुछ डिफिकल्टी आने लग पड़ी. पहले डिफिकल्टी क्या थी? द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. मीन्स क्या है बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम इज लेस देन 8. मीन्स क्या है बच्चा कि जब कुछ केस में क्या होने लग पड़ा कि सेंट्रल मेटल एटम के, अब हम देखो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या था कि मान लो कि दो चीज़ अगर आपस में बॉन्ड बना रहे थे तो उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन? 8. अब जैसे सी और ओ बॉन्ड बना रहे थे 1 2 3 4 5 6. ठीक है बच्चा, सॉरी इस एग्जांपल मैं यहाँ से देता हूँ आपको पीछे से. अब देखो बच्चे ऑक्टेट रूल का मतलब क्या था? जब दो बॉन्ड बन रहे हैं तो उनका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होना, जैसे 8 इसमें 8 इसमें. बट प्रॉब्लम कहाँ आने लग पड़ी? जब सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने लग पड़ी. जैसे कि बेटा BH2. अब यहाँ देखो B और ये 2 H है. अब ध्यान से देखो हाइड्रोजन के तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हाइड्रोजन का तो अपना पूरा हो रहा है. ठीक है बच्चे, एक चीज़ याद रखना बच्चे, ये चीज़ अब मैंने अभी तक नहीं बताया. एक होता है डबलेट, एक होता है ऑक्टेट. ठीक है बच्चे, डबलेट हाइड्रोजन का केस हो गया और हीलियम का केस हो गया. हाइड्रोजन हीलियम के केस में डबलेट बनता है बच्चे, और इसके अलावा जितने बाकी सब है रेस्ट में क्या बनता है बच्चे? ऑक्टेट. ठीक है बच्चा. अभी और याद रखना आपको एक चीज़ पता ना, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यानी कि 1s2. सिर्फ बच्चे ये इन दोनों में ही, क्योंकि देखो हाइड्रोजन में क्या होता है 1s1 और हीलियम क्या होता है 1s2. इसका मतलब इनका होता ही इतना है. इस करके साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हाइड्रोजन और हीलियम कब स्टेबल होंगे? जब उनका क्या कंप्लीट हो जाएगा? 1s2 पूरी तरह से फिल हो जाएगा. तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1s2. ठीक है बच्चे. बट अब ये देखो हाइड्रोजन का तो अपना कंप्लीट है, हाइड्रोजन स्टेबल है. बट बेरिलियम का क्या होना चाहिए? यहाँ पे बच्चे 2 इधर भी होना चाहिए, बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. ये प्रॉब्लम्स हमें थोड़ा आगे जाके फेस करना पड़ा. जैसे बोरॉन का देख लो 2 4 6, यानी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है. ठीक बच्चे, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन हैव 1 2 और 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली. सम अदर कंपाउंड जैसे AlCl3 Bf3 भी ऐसे हैं. ठीक बच्चे, ऐसे और बता एक चीज़ और क्लियर हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. और बच्चे एक होता है ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी थे जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन थे, जैसे कि बेटा 1 3 5 7, इन्हें बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन. लाइक नाइट्रिक एसिड, NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब देखो बच्चे ध्यान से 2 4, अभी देखो 2 4 और 5, इसमें सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है. इसमें देखो 2 4 और 6, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है. ओके बच्चे, अब नेक्स्ट एग्जांपल आ गया एक्सपेंडेड ऑक्टेट. मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड भी है बच्चे जिनका ऑक्टेट क्या हुआ? अब देखो बेटा एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या कि अगर कहीं कोई 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, अगर किसी में क्या प्रेजेंट हो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलते हैं बेटा एक्सपेंडेड ऑक्टेट. अब ध्यान से देखो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का केस ध्यान देखो. अब जैसे बेटा ये PF5 है, PF5. अब मानोगे नहीं बेटा, जो P है ना बेटा, P के पास जो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10. अब ध्यान से देखो 2 4 4 6 8 और 10, मतलब क्या है कि बेटा इसमें देखो बेटा मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट है. मतलब इसमें देखो PF4 की इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. अब इसकी बात कर लो SF6 में, इसमें बेटा 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, इसमें तो बेटा 12 इलेक्ट्रॉन है. मतलब क्या हुआ है? इन केसों को क्या बोले? एक्सपेंडेड ऑक्टेट. और ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट ये कैसे बना पाते हैं बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल. जिनके पास बच्चे d ऑर्बिटल है वही ही
वो कंपाउंड ही सिर्फ एक्सपेंडेड ऑक्टेट बना सकते हैं, बाकी नहीं। कुछ और भी ड्रॉबैक्स थे बच्चे इसके, कुछ और ड्रॉबैक्स कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इट इज़ क्लियर दैट द ऑक्टेट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस। हमने क्या बोला था कि ऑक्टेट को हमने किस अकॉर्डिंग देखा था, नोबल गैस के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, मतलब कि हमने क्या बोला कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। हमने तो यही सोचा था ना बच्चे, बट प्रॉब्लम कहाँ आ गया बच्चा, जेनन और क्रिप्टॉन दो ऐसे नोबल गैस है बच्चे जो फर्दर ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कंबाइन करके कंपाउंड बना लेते हैं। बेटा होते ये होते ये भी इनट है, मतलब इनट मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से रिएक्शन करने वाले नहीं होते हैं, बट फिर भी बेटा ये क्या करते हैं, जेनन और क्रिप्टॉन बेटा बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक ये ड्रॉबैक भी हो गया। ठीक है बच्चे, कि ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब स्टेबल है, तो फिर क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, एक ये ड्रॉबैक। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता पाया ऑक्टेट रूल। और नेक्स्ट क्या था, ये हमें स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। अब हमने एक तरफ बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और दूसरे तरफ क्या बच्चे ये बॉन्ड बना रहा है। तो अब तो ये प्रॉब्लम हो गया कि एक तरफ हम बोल रहे हैं बॉन्ड नहीं बना रहा है बच्चे, मतलब एक तरफ हम बोल रहे हैं बॉन्ड नहीं बना रहा है, दूसरी तरफ ये बेटा बॉन्ड बना रहा है। अब ये भी प्रॉब्लम आ गया। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चा, हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो क्या बोल रहा है, कोसल और लुईस ने क्या बताया था, कोसल लुईस ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इट फॉलोज, उसने क्या फॉलो किया था, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड विल बी प्राइमरी डिपेंड। और उसने क्या बोला था कि आयनिक कंपाउंड जब भी बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पहले तो बनेगा ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। हमेशा जब भी आयनिक का मतलब क्या है, जब उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे NaCl, N पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, जब ये दोनों जुड़ेंगे बच्चे कैसे जुड़ेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है बच्चे, और ये दोनों खुद मिलके न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं आयनिक, और ये देखो ये एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है बच्चा, और नेक्स्ट देखो द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन सॉलिड दैट इज द लेटिस ऑफ क्रिस्टल कंपाउंड। ठीक है बच्चा, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, लेटिस ऑफ क्रिस्टल कंपाउंड। लेटिस मतलब क्या होता है, जब भी कोई बेटा कोई भी कंपाउंड बनता है ना क्रिस्टलाइन, मतलब कोई सॉलिड फॉर्म में, आपको पता है ना सॉल्ट बेटा सॉलिड होता है। ठीक है बेटा, उसमें बेटा लेटिस होता है, लेटिस मतलब स्पेस होता है। जब भी कोई क्रिस्टल बनता है उनके अंदर बेटा स्पेस होता है, और वहाँ पे ही ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, और ये क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब देखो बेटा, अगर आपने किसी को पॉजिटिव करना तो इसका मतलब क्या है कि रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैस स्टेट, मतलब वहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। उसी तरह अगर बच्चा किसी भी नेगेटिव चार्ज लाना है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। मतलब क्या है कि इसमें दोनों प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। ठीक है बच्चा, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों होता है। जैसे बेटा Mg गैसेस में है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो गेन एंथैल्पी होगा। ठीक है बच्चा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज। ये एंथैल्पी चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये एंथैल्पी चेंज होता है जब गैसेस फेस ऑफ एटम क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में होता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब आपको पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन लेता है, सीधी सी बात है। मतलब अब मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन सिंपल भाई लाइफ जी रहा, पर उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है बच्चा, उस एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, उसने जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो फटाफट ले लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या, और ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बच्चे, सॉरी यहाँ क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस क्या होता है बच्चा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो सकता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब होता है एक में बेटा हीट हमें देना पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए, और एक रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलता है जब रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों होता है। और बट क्या बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, वो सिर्फ एंडोथर्मिक होता है। ओके बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी चेन। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे नेगेटिव ऑफ एनर्जी चेंज होता है जब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी से। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट बच्चे क्या है,
आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म मोर इजली बिटवीन एलिमेंट विद कम्पेरेटली लो आयोनेशन एंथैल्पी। और आयनिक बॉन्ड हमेशा तभी बनता है जब लो आयोनेशन एंथैल्पी वाला कंपाउंड की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाए, तब क्या बनता है बच्चे, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक बच्चा, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, कटाइन होता है। और ये बोल रहे हैं कटाइन मेनली हम कहाँ से बनाते हैं, मेटालिक कंपाउंड। आपको पता है ना, मेटालिक कंपाउंड जितने भी जैसे सोडियम पोटेशियम है वो ईजिली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। उसी तरह नॉन मेटालिक जो वो कटाइन वाला, कटाइन बनाने के लिए हम मेटल यूज़ करते हैं और अनायन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन मेटल। ठीक है बच्चे, बट एक एक्सेप्शन भी होता है इसमें। एक्सेप्शन मतलब कि थोड़ा सा हटके, रूल्स को तोड़ते हुए भी एक उसे बोलता है एक्सेप्शन। NH4 मेड ऑफ 2 नॉन मेटालिक कंपाउंड, इनमें दोनों ही नॉन मेटालिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चा, आयनिक कंपाउंड इन क्रिस्टलाइन स्टेट कंसिस्ट। और बेटा आयनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड होते हैं जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि स्पेस में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे बनाते हैं। आपने मैथ में किया है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथ में आपने पढ़ा होगा ना, उसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े होंगे। वही इसमें क्या होता है, तीनों एक्सिस में ये बनाता है, यानी 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में अपना स्ट्रक्चर बनाता है। और जिसमें कटाइन और अनाइन बचा, कहाँ कटाइन और अनाइन कोलम्बिक इंट्रैक्शन करके एक दूसरे के पास है। और कोलम्बिक इंट्रैक्शन क्या होता है, अब देखो बच्चे, एक मान लो दो अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको पता ना, दो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये तो बेटा आपको पता ही होगा ना। इसी तरह क्या करते हैं, और वो जो टेक्निक होता है उसे बोलते हैं बेटा कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर दो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसे बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी जस्ट इतना ही समझो, इसके रिगार्डिंग आपको फिजिक्स वाली मैम आपको डिटेल्स में देंगे, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं एक्सेट्रा, वहाँ से आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो क्या बोल रहे हैं कि आयनिक सॉलिड में क्या होता है, द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड आयोनेशन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव। और एक चीज़ याद रखना, जब भी बेटा आयोनेशन एंथैल्पी का सम, जब भी बेटा क्या हो, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और आयोनेशन एंथैल्पी पॉजिटिव हो, तब क्या होता है बेटा, कंपाउंड अनस्टेबल बनता है। बट इस केस में थोड़ा सा चेंजेस है। इस केस में क्या बोल रहे हैं, बट स्टिल क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज। मतलब कि चाहे ये पॉजिटिव है, मतलब सम जब मैंने दो, अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी या निकली होगी, या और ये क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और आयोनेशन एंथैल्पी में कुछ एनर्जी लगी होगी या निकली होगी। फिर जब मैंने उनको प्लस किया तो पॉजिटिव है, मतलब अनस्टेबल होना चाहिए। बट ये क्या करेंगे, नहीं, तब भी स्ट्रक्चर स्टेबल है। बेटा ये क्यों है, यहाँ क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनेशन एंथैल्पी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोनेशन एंथैल्पी पॉजिटिव है फिर भी स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों है, क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ से 2 नंबर का। तो आपने रीजन लिखना है, आपने क्या रीजन लिखना है, बट स्टिल द क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द एनर्जी। क्यों बच्चे, आपने रीजन क्या लिखना है कि जो एनर्जी रिलीज हो रहा है कब, जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आपस में जुड़ रहे हैं, वो बेटा ज़्यादा है। ठीक बच्चे, ये क्या बोल रहा है कि वो ज़्यादा किससे बेटा, सम ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के प्रोसेस से ज़्यादा। मतलब देखो बच्चे, आपने क्या किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक बच्चा, कुछ एनर्जी लगी होगी उसमें, ठीक बच्चा। अब आपने दूसरे में क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या किया। अब देखो, अब ये इस तरह समझो, सोडियम ने फटाफट इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम पॉजिटिव हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी ई लगी होगी, ठीक बच्चा। उस तरफ फटाफट क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, Cl ने लिया और Cl नेगेटिव बना लिया। मतलब इसमें भी कुछ एनर्जी या तो निकली होगी या तो लगी होगी, ठीक है बच्चा। तो जब इन दोनों प्रोसेस को मैंने प्लस किया तो एक वैल्यू आई, और वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, ठीक बच्चा। अब ये पॉजिटिव आ गई, फिर मतलब मेरे हिसाब से अनस्टेबल होना चाहिए, बट ये कह रहा है नहीं स्टेबल होगा। तो स्टेबल क्यों हुआ, जब मैंने बेटा ये पॉजिटिव ये और ये दोनों को जोड़ा, ठीक बच्चे, जब मैंने ये जोड़ा और ये जोड़ा तो बेटा एक एनर्जी मिली, एक एनर्जी हमें मिली। जब ये हम जोड़ेंगे तो एक एनर्जी रिलीज हुई, एक मिली, और वो एनर्जी क्या था बच्चे, ज़्यादा था किसके मुकाबले, जब मैंने इसमें से आयन निकाला और इसमें से आयन निकाला, ठीक बच्चे। तो ये इससे हमें क्या पता लगता है कि एनर्जी
एनर्जी जब फॉर्मेशन के टाइम में था वो ज़्यादा था, इसलिए बच्चे वो क्या था, स्टेबल था। अब यहाँ पे आप एग्जांपल भी पढ़ सकते हो, जब एन गास का फॉर्मेशन किया हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी और Cl का फॉर्मेशन किया इतनी एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है बच्चे। और जब उसका सम किया तो हमारे पास ये पॉजिटिव है। बट क्या कह रहे हैं बच्चे कि जब बच्चे पर क्या हुआ, जब उस NaCl को हमने जोड़ा तो बच्चे देखो कितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी निकला उस रिएक्शन में से। नेगेटिव का मतलब होता है रिएक्शन में से अपने आप एनर्जी निकलना, पॉजिटिव का मतलब हम उतना एनर्जी उसे देना पड़ा, ठीक बच्चा। मतलब जब इसे सम प्लस किया तो हमें उल्टा इतना एनर्जी देना पड़ा। जब भी किसी चीज़ के फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है वो अनस्टेबल होता है। बट इसमें क्या हुआ, आयंस बनाते टाइम तो हमें एनर्जी देना पड़ा, बट जब वो जुड़ा बेटा तो उसने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिया और वो उसने क्या बना दिया, कंपाउंड को स्टेबल बना दिया। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब ये क्या बोलता है कि द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोवाइड बाय एंथैल्पी ऑफ लैटिक फॉर्मेशन। और ये क्या बोल रहा है कि ये कौन प्रोवाइड करेगा, एंथैल्पी ऑफ लैटिक फॉर्मेशन, और ये कौन, एंड नॉट सिंपली अचीविंग बाय ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा। मतलब क्या कह रहा है कि ये हमें एंथैल्पी ऑफ लैटिक फॉर्मेशन हमें इसके बारे में बताएगा, ना कि ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयनिक स्पेसिस। ओके बच्चे, आई थिंक बेटा क्लियर होगा आपको। थैंक यू फॉर